Hello students, I am your social science teacher Prachi Maheshwari. Today we read about chapter number 4, the Mughal Empire. बेटा मुग़ल एम्पायर के बाद अपन ने पढ़ा था लास्ट में कि सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, इनके आने से मुग़ल एम्पायर की स्थापना हुई। मध्यकाल में यदि किसी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र, यदि संस्कृतियों का, यदि विविधताओं का प्रभाव पड़ा है, तो विपरीत मुगलों ने साम्राज्य की स्थापना की और कार्य को पूर्ण किया है। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century, Mughals expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they control nearly all of subcontinents. They impose structure of administration and ideas of governance that outlasted their rules, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. The Mughal were who were the Mughals? The Mughals were described descendants of two great lineages of rulers from their mother's side. They were descendants of गंगा, देखो चंगेज खान, जो मुगल दो महान शासकों वंशों के वंशज थे। माता की ओर से चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज का उत्तराधिकारी बना था, और पिता की ओर से देखी जाए तो ईरान, इराक एवं वर्तमान जो तुर्की के साथ तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हो चुकी थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। वे ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियां, जो मेमोरी थी, वो लोगों के मन में नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़बेकों ने से रिलेटेड थी। तो यदि सेकेंड व्यू को देखा जाए तो मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये The ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler of accomplish in the Middle Age. Quite in a contrast to their procedures, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. The Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Ahoms. The Sikhs and Mewar and Marwar. How was the Humayun's relationship with Safid Khan, Iran, different from Akbar's? Did the Golconda and the Bijapur in Aurangzeb region? यदि मैं मुग़ल सम्राटों की बात करूं बेटा, तो यदि प्रमुख जो मुग़ल्स थे, सबसे प्रमुख मुग़ल्स हैं वो थे अकबर। अकबर के बारे में मैं बताऊं तो अकबर जब सबसे पहले मुग़ल आए, बाबर आए, जिसने 1526 से लेकर 1530 तक राज किया। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को उसने अफगान समर्थकों को हराया, राणा संगा को हरवाया और राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। उसके बाद इनके जो वंशज थे हुमायूं, उन्होंने राज किया। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और एक एक भाई को एक एक प्रांत दिया। उसके जो भाई थे हुमायूं के, मिर्जा कामरान के कारण हुमायूं को अफगान प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ादिर शाह की मदद ली, जिससे कि उसने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। उसके बाद आए बेटा अकबर। 13 वर्ष की कम उम्र में ही अकबर सम्राट बन गए थे। उनके शासनकाल में 3 अवधियों में विभाजित किया गया है ना। पहला है राज्यों को मालवा और गोंडवाना अपने सौतेला मिर्जा हाकिम के विद्रोह को उन्होंने दबाया। उसके बाद मिर्जा हाकिम के पक्ष में जो विद्रोह हुआ था
उसके बारे में उन्होंने काम किया। और अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना। अब जहांगीर कौन? जहांगीर ने अकबर से सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहम और अहमदनगर में अभियान चलाए। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल की बात की जाए अंतिम वर्षों में, तो जहांगीर राजा कुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को नीचे लाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहे। शाहजहां दक्षिण में, यदि मैं शाहजहां की बात करूं तो शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी से उसने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। उसके बाद 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा हुआ और औरंगजेब विजयी हो गया। ठीक है, अब औरंगजेब की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा औरंगजेब जो था बेटा, इन द नॉर्थ इज द होम्स वेर डिफीटेड इन 1663 but rebelled again in a 1680s campaign in the north faced against the useful and the six were temporarily successful। अकबर ने औरंगजेब के विद्रोह राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विद्रोह किया, जिससे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला और वह सफाविद ईरान भाग गया। उनकी मृत्यु के पश्चात, अकबर की विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्षिण को शासनों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। बीजापुर और गोलकोंडा में अपना शासन किया और दक्कन के पठारों पर छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे मराठों के ऊपर अभियान किया और इस तरह से उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई चालू हो गई। अब यदि मैं उत्तराधिकारी की बात की जाऊँ तो जो सिसोदिया राजपूत थे, मुगल में क्या, जो सबसे बड़ा व्यक्ति था, जो भी सबसे बड़ा पुत्र होता था, उसी को आगे का राजा बनाया जाता था, है ना। जिस तरह ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का अधिकार संभालता था, लेकिन तैमूर वंश की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए जो कैपेबल था उसी को दिया जाती थी सत्ता। लेकिन औरंगजेब ने, चूँकि वो खुद ही सस्पिशियस नेचर का था, इसलिए उसने किसी अपने कोई भी बच्चों को थोड़ा कैपेबल नहीं बनाया, है ना। मुगलों के अन्य शासकों के संबंध भी देखा जाए तो उन्होंने राजपूत एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने मुगल घराने ने अपनी पुत्रियों का विवाह राजपूतों के साथ किया और जो अच्छी पद पे थे, उच्च पद पे उन्होंने राजपूतों को ही बिठाया गया था। सिसोदिया, जो मेवाड़ के सिसोदिया जो राजपूत थे, लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जागरे वतन जागीर के रूप में वापस कर दी गई। मनसबदार और जागीरदार जो प्रथा थी बेटा, उसमें यह होता था कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक पद था, एक श्रेणियाँ थी जिसमें कि पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व उनको निर्धारित किए जाते थे। पद का जो निर्धारण था वो जात की संख्या पर निर्भर किया जाता। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो मनसबदार थे वो सवारों का निरीक्षण करते थे, अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीरण करवाते थे। मनसबदार का एक मुख्य काम ये था बेटा, रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो इनका काम था। इनको जागीर दी जाती थी, इसलिए इनको जागीरदार भी कहा जाता है। और बहुत सारे जो अधिकार हैं इनके अंडर में रहते थे। जब्त और जमींदार कौन थे? द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural electors, that is the headman or the local chieftains. The Mughals used one term, zamindar, to describe all the intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains. मुगलों की आमदनी का जो प्रमुख साधन था वो किसानों की उपज थी।
समध्य मध्यस्थताओं के लिए स्थानीय जो सरदार थे वो भी राजस्व देते थे। मुगल जो स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या शक्तिशाली सरदार हों, उनके लिए जमींदार का प्रयोग किया जाता था। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे वो थे टोडरमल, जो 10 साल तक कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर उनकी कीमत लगाते थे कि इनकी कीमत इतनी है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पे नगद के रूप में रेवेन्यू या राजस्व वसूला जाता था, है ना, और अलग अलग भूमि के ऊपर अलग अलग राजस्व डिसाइड किया जाता था। इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, और यह जो जब्त कहा जाता था, और यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित जहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर थे वो भूमि का निरीक्षण करके उसको डिसाइड करते थे उसकी रेवेन्यू। कुछ जमींदार बहुत शक्तिशाली थे, है ना, वह मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे, इसीलिए उनको भी बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। अकबरनामा और आईने अकबरी, ये क्या था? अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया था कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे, और अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान था, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण था, और तीसरी जो किताब थी उसमें आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता था। Akbar noble commanded large armies and had access to large amount of revenue. While they were loyal, the empire functions efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Their loyalties, the empire, were weakened by their own self-interest. अकबर की जो नीतियाँ थी वो ऐसी थी बेटा कि जो अबुल फजल के अकबरनामा में उसमें दिखा गया था, जिसमें सूबा और सूबेदार कहा जाता था। वे पॉलिटिकल एंड जो सैनिक थे वो दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। जहांगीर के जो दरबार पे नूरजहां का इस तरह से प्रभाव था, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था और उसे नूरजहां का नाम दिया गया। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थी, उसको समय समय पर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन सलाहकार के रूप में हमेशा एडवाइस देती रहती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, जिनमें उसके और स्वयं के फ़ोटो रहती थी उन सिक्कों में, और रानी बेगम नूरजहां के नाम गड़ा हुआ रहता था। उसके जो दस्तावेज थे वो भी नूरजहां द्वारा जारी किया गया था, जिसको फरमान कहा जाता है। जो चौकोर मोहर होती थी उसके अंदर नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश ये लिखा होता था। गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी। यदि कहा जाए तो उस समय की सर्वोत्तम महिला नूरजहां को कहा जा सकता है, क्योंकि सुंदरता के मामले में देखा जाए या एडमिशन नॉलेज के मामले में नूरजहां बहुत ज़्यादा आगे थी। 1570 में अकबर ने जब फतेहपुर सिकरी में था, उसने उलेमा और ब्राह्मण रोमन कैथोलिक थे उनके अनुयायियों को धर्म के मामले में डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसको स्टार्ट करने के लिए जिस हॉल में ये सब होता था उसको कहा था इबादत खाना कहा जाता था। अकबर की सुलह कुल की नीति को उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार से वर्णन किया था कि ईश्वर जो होता है, यदि मैं मैथोलॉजिकल वे में कहा जाऊं तो ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह जिसे इबादत खाना कहा जाता था। 17वीं सेंचुरी के बाद अकबर और उसके मुग़ल साम्राज्य के बारे में यदि मैं कहूँ तो जो उनके कुलीन वर्ग थे, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव जमींदार जो बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, बहुत ज़्यादा धन और संसाधन से युक्त थे, 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। उनको ऐसा लगने लगा था कि मुग़ल सम्राट का सत्ता पतन की ओर बढ़ती चली गई, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि औरंगजेब ने अपने जितने भी पुत्र हैं उनको कैपेबल नहीं बनाया था, क्योंकि वो थोड़े शकी नेचर का था। उसको लगता था जिस तरह से उसने अपोज किया, अपने फादर को मरवा दिया था, वैसे ये लोग भी उसके साथ कर सकते हैं।
16वीं शताब्दी मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियां हुए थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान भी शामिल थे। ऑटोमन ने अपने राज्य का विस्तार यूरोप की तरफ किया। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिलाया और ऑस्ट्रेलिया को भी अपने में ऐड कर लिया था। उसकी जो फौजें थी बगदाद और इराक में भी थी। सम्राट को अल कानूनी का खिताब भी दिया गया था। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं तो इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 to 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बैसिलियन विच भी था, जिसे कि इवान द टेरिबल के नाम से जाना जाता था। मुगल एम्पायर की बात कीजिए तो इनमें सबसे ज़्यादा फेमस शासक अकबर ही रहे हैं, है ना। बाकी ने सभी इनकी जो संपदा उसका दोहन किया, आगे के जितने भी वंशज रहे। बेटा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आपको साथ में PDF दी जा रही है, इसको अच्छे से आपको वीडियो को समझना है और क्वेश्चन आंसर कॉपी में उतारने हैं। थैंक्स।